हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मोल बायो का 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में। हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट के मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कि फिक्स हो जाता है भाई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। सो अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। दो साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। इन दोनों ने मिलकर यह अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन 1952। इनके एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने वर्क किया था बैक्टीरियोफेजेस के साथ। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया फेज को बैक्टीरिया के ऊपर अटैच करवा दिया। फिर जो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इट्स जेनेटिक मटेरियल एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल, कि इनका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करेगा और जो वायरल जेनेटिक मटेरियल था, यानी कि बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल था, वो बैक्टीरिया के अंदर आने के बाद बैक्टीरिया उसको खुद का जेनेटिक मटेरियल है इस तरीके से ट्रीट करेगा और बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस बन जाएंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर। सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल, हमें बहुत सारे वायरस पार्टिकल देखने को मिलेंगे। सो इन्होंने क्या किया, दे ग्रू सम वायरसेस मीडियम कंटेन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर। तो इन्होंने लिया था भाई रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर। तो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस हमें पता है कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो सल्फर होता है वो हमें अमाइनो एसिड में देखने को मिलता है कि अमाइनो एसिड कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, मिथ्योनिन होता है, सिस्टीन होता है, तो इसमें हमें सल्फर देखने को मिलता है। तो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं थे और रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रॉन यानी कि डीएनए प्रेजेंट था भाई फॉस्फोरस, मतलब डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, इतना हमें पता है। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव सल्फर है उसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट थे, नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि जो कोटिंग होती है ना बैक्टीरियोफेज की या फिर वायरल जो कोटिंग होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। प्रोटीन आ गए यानी कि अमीनो एसिड आ गए, अमीनो एसिड आ गए यानी कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आ गए, तो आ गया ना, सल्फर का लिंक हो गया। तो उसमें इन्होंने लिया था S32 और फॉस्फोरस के केस में लिया था P32। तो देखते हैं हम, अब देखो, रेडियो एक्टिव फेजेस वेयर अटैच टू ई कोलाई। यहाँ पे नीचे मैंने डायग्राम्स भी बनाई है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये थ्योरी देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिव फेजेस यानी कि जो हमारे रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस थे उनको ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, इस्चेरेशिया कोलाई, उसके ऊपर अटैच कर दिया गया। एज द इन्फेक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे वो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन होने लगा बैक्टीरियोफेज से, तो जो वायरल कोटिंग थी वो रिमूव हो गई बैक्टीरियोफेज की फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड देन उसको ब्लेंडर के अंदर एजिटेट किया जाता है। तो जो वायरस पार्टिकल होते हैं वो बैक्टीरिया से सेपरेट हो जाते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज में स्पिन किया जाता है, फिर पेलेट देखने को हमें मिलता है। ये सारी चीज़ें वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फुल प्रूफ क्या है भाई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ध्यान से देखना कि ये है यहाँ पे ई कोलाई, ये जो है ये है पूरा का पूरा ई कोलाई। ई कोलाई के ऊपर लगाया है बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम करता है। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो S35 आइसोटोप ले लिया सल्फर का। अब जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम आपको दिख रहा था ऊपर वाले डायग्राम में, वो आ गया भाई अंदर, बैक्टीरिया के अंदर उसने एंट्री ले ली। बैक्टीरिया के अंदर एंट्री लेने के बाद जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ वो कंबाइन हो जाता है और वायरल पार्टिकल प्रोड्यूस करने लगता है। फिर हो गया बर्स्टिंग या फिर लाइसिस, जो बैक्टीरिया की जो वॉल थी वो बर्स्ट हो गई या फिर लाइसिस हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, और जो बैक्टीरियोफेजेस जो और वायरस पार्टिकल जो बैक्टीरिया के अंदर बने थे वो सेल के बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो बाहर आ गए और वो अदर बैक्टीरियाज को इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सल्फर के बारे में। अब देखो नीचे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बैक्टीरियोफेज, ये दिख रहा है आपको बैक्टीरियोफेज, इसके ऊपर है प्रोटीन की कोटिंग, कैप्सिड होता है वो। तो कोटिंग कैप्सिड होती है वायरस की,
तो यहाँ पे S35 लग जाएगा, जो S35 के साथ हमने इसको ट्रीट किया है ना, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड प्रोटीन मैंने आपको पहले ही बोला। तो ये आ गया भाई जेनेटिक मटेरियल अंदर। सल्फर प्रेजेंट इन द सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, इनके पास कोई रेडियो एक्टिव कोटिंग नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन कोट तो बाहर ही रह गया ना, डीएनए अंदर आया है सिर्फ, पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज थोड़ी ना एंट्री ली है बैक्टीरिया के अंदर, सिर्फ डीएनए ने एंट्री ली है। जो प्रोटीन की कोटिंग है वो तो बाहर हो गई। अब हमने जो S35 डाला था वो तो प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा ना, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, वी ऑल नो इट, तो वो प्रोटीन के कोटिंग के साथ अटैच हो जाएगा और जो अंदर वाला डीएनए है वो ही सिर्फ ई कोलाई के अंदर आ जाएगा। सेकेंड केस में हमने लिया था P32, तो P32 तो मतलब डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस है भाई, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोटीन, जो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो ई कोलाई के अंदर आ गया, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है P32 जो कि डीएनए के साथ जाके अटैच हो गया। जो भी आरएनए डीएनए जो भी उसका मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, हमें पता है, तो वो रेडियो एक्टिविटी को शो करेगा, क्योंकि डीएनए कंटेंट अब सेल के अंदर आ चुका है। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन फिर इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो जो प्रोटीन कोट है जो कि S35 से लेबल है वो सुपरनेटेंट यानी कि ऊपरी सतह पे हमें देखने को मिलता है, और आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो कि P32 है वो हमें पेलेट के अंदर देखने को मिलता है। तो इससे हमें कंक्लूजन निकालते हैं कि डीएनए ही होता है भाई जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद ये देखो यहाँ पे कि बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव इनडायरेक्टली डीएनए वॉज मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया, यानी कि डीएनए ही ऐसा मटेरियल था जो कि वायरस से बैक्टीरिया तक पास हुआ था, क्योंकि तभी उसने रेडियो एक्टिव एक्टिविटी दिखाई थी। वन विद द रेडियो एक्टिव प्रोटीन वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव नहीं था, ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन डिड नॉट एंटर बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, यानी कि प्रोटीन ने एंट्री नहीं ली थी भाई बैक्टीरिया, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन ने एंट्री नहीं ली थी। वो मटेरियल था जिसने एंट्री ली थी वो था डीएनए। ये हमें पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि जो P32 था, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, वो इसके साथ डीएनए के साथ जाके मतलब अटैच हो जाता है, और जो हमें एक्टिविटी आगे देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है रेडियो लेबल एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ है वो था डीएनए, मतलब वो ट्रांसफॉर्म हेरिडिटी शो कर रहा है, आगे की जनरेशन में जा रहा है, यानी कि डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद अब हम इसमें और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं विच इज सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट, जो कि दिया था मिसेल्सन एंड स्टाल, प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि जो पेरेंट डीएनए होता है उसकी जैसी ही एक कॉपी और बनती है जिसको बोला जाता है डॉटर डीएनए। तो देखो कि ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को N15 आइसोटोप जो है उसकी प्रेजेंस में ग्रो करवाया। N15 आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं होता, ठीक है ना, वो रेडियो एक्टिव का भूत उतार दो। अब जो N15 होता है वो हैवी आइसोटोप होता है, और जो N14 होता है वो लाइट आइसोटोप होता है। तो N15 के मतलब मीडियम में इसको ग्रो करवाया, N15 दे दिया उसको, और फिर जो फर्स्ट जनरेशन थी इसके अंदर N14 भी डाल दिया। तो देखो जो N15 का जो फर्स्ट वाला स्ट्रेन है यहाँ का, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको बस मैंने खोल दिया है यहाँ पे, और ये सेकेंड स्ट्रेन है N15 का जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो N14 का स्ट्रेन डालने के बाद, आइसोटोप डालने के बाद जो वो रेप्लिकेट करेगा ना डीएनए, तो N15 का स्ट्रेन आएगा N14 के पास, और N15 का दूसरा स्ट्रेन आएगा N14 के पास। फिर उसको जब हमने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं सेकेंड जनरेशन में, तो ये N15 N14 जो एक मतलब जो ये वाला जो पोर्शन है ना, यही लिया है मैंने नीचे सिर्फ, और फिर से उसको सेकेंड जनरेशन में ट्रीट करवाते हैं। तब देखो यहाँ पे N15 था, यहाँ पे भी आपको N15 दिख रहा है, N15 के साथ N14 ने ग्रो कर लिया, क्योंकि हमने N14 डाला ना बाद में। उसके बाद जो यहाँ का जो N14 था ये तो N14 ही है, लेकिन हमने N14 और डाला है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको डबल N14 देखने को मिलेगा। फिर जब आप इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालोगे तब आपको देखने को मिलेगा जो N14 है, यानी कि जो लाइट डीएनए है, यानी कि N14 क्या था, लाइट आइसोटोप था ना, तो वो हमें
सुपरनेटेंट की फॉर्म में देखने को मिलेगा। और N15 और N14, इसमें N15 एक हैवी आइसोटोप है, तो इसकी वजह से ये हमें पेलेट यानी कि नीचे वाली फॉर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये बस हमें यही दिखाता है कि भाई ये सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट होता है कि जो भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। कि हमने सबसे पहले N15 लिया था, उसके अंदर हमने N14 डाल दिया, तो N15 का स्ट्रैंड N14 के साथ बन गया, दूसरा N15 का स्ट्रैंड N14 के साथ बन गया। फिर अगर हम सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ले और उसके अंदर अगर हम फिर से N14 डाल दे, देखो तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा N15 था उसके साथ तो N14 ने ग्रो कर लिया, जो सेकेंड N14 था ऑफ कोर्स उसके साथ सेकेंड N14 ने ग्रो कर लिया। फिर जब फिर से हम इसको मतलब डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं ग्रेडियंट, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जिसके साथ N15 और N14 है यानी कि N15 हैवी है तो वो हमें पेलेट की फॉर्म में देखने को मिलता है, और जो N14 है यानी कि जो मतलब लाइट आइसोटोप्स है वेट में, मॉलिक्यूलर वेट में, या फिर मतलब उनका वेट कम होता है ना N15 से, तो वो हमने सुपरनेटेंट वाले फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव। आई होप कि आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.